जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब एकेडमी पर। आज कुटुंब एकेडमी आपके लिए उत्तराखंड ट्रिपल एसएससी के होने वाले एग्जाम लेखपाल पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के लिए अपना प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आया है, जिसकी क्लास भी आज 14 ही है, जिसमें हमने आपके उत्तराखंड जीके, हिंदी, भारतीय संविधान और प्राचीन इतिहास व कंप्यूटर के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 1, टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1826 में, ऑप्शन बी वर्ष 1890 में, ऑप्शन सी वर्ष 1901 में या ऑप्शन डी वर्ष 1905 में। हिवेट संस्कृत पाठशाला, इसकी स्थापना पवार शासक कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। और इन्होंने इसकी स्थापना वर्ष 1901 में की थी। कब की थी? 1901 में की थी। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, ऑप्शन बी 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023, ऑप्शन सी 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने से संबंधित जो संविधान संशोधन है, ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 है। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक साथ आम चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 3, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में, ऑप्शन बी 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, ऑप्शन सी 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में या ऑप्शन डी 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर स्थित है। और ये जो मंदिर है, ये 5 मंदिरों का समूह है। किसका? 5 मंदिरों का समूह है। और इसका जो निर्माण हुआ था, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 11 से लेके 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न वाक्यों में से किसी एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राहुल को उम्मीद है, ऑप्शन बी वह रोता है, ऑप्शन सी नौकरी मिलने पर वह खुश हो गया, ऑप्शन डी रिया के फेल होने पर वह दुखी हो गया। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो मौत शब्द दे रखा है, इसका अर्थ क्या होता है। मौत जो शब्द है, इसका अर्थ होता है खुशी या फिर प्रसन्नता, या फिर कह सकते हैं आप हर्ष। तो इसके अनुसार राहुल को उम्मीद है, यह आपका ऑप्शन गलत होगा। वह रोता है, जबकि मौत का अर्थ तो खुशी या प्रसन्नता या हर्ष है, तो रोना तो इसका हो नहीं सकता। नौकरी मिलने पर वह खुश हो गया, हाँ, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ऑप्शन डी रिया के फेल होने पर वह दुखी हो गई, ये भी गलत होगा। तो इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा।
प्रश्न नंबर 5, 1 मेगाबाइट के बराबर है। ऑप्शन ए 1024 किलोबाइट, ऑप्शन बी 1024 बाइट, ऑप्शन सी 1024 टेराबाइट या ऑप्शन डी 1024 गीगाबाइट। 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट यानी 1 MB ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। यदि क्वेश्चन बने कि बताइए कि 1 गीगाबाइट यानी 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है, तो ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ये किस में दे रखा है? आपका ऑप्शन ए ही में दे रखा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 6, टिहरी रियासत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी रियासत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए कीर्ति शाह के द्वारा, ऑप्शन बी नरेंद्र शाह के द्वारा, ऑप्शन सी सुदर्शन शाह के द्वारा या ऑप्शन डी प्रताप शाह के द्वारा। कीर्ति शाह ने टिहरी में क्लॉक टावर का निर्माण कराया था। किसका? क्लॉक टावर का। गोल कोठी का निर्माण कराया था इसने। अभी हमने पढ़ा हिवेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। हजूर कोट बनवाया था। हजूर कोट बनवाया था। सुदर्शन शाह ने सभासार नामक एक पुस्तक लिखी थी। सभासार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेपर में आती रहती है। सभासार पुस्तक लिखी थी। मौन मेले की शुरुआत करवाई थी। मौन मेले की शुरुआत कराई गई थी। और प्रताप शाह के द्वारा ही टिहरी रियासत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की थी। अपने नाम से प्रताप नगर की स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि टिहरी रियासत के किस शासक ने अपने नाम से एक नगर की स्थापना की थी, तो वो किसने की थी? प्रताप शाह ने। किस नाम से? प्रताप नगर से। प्रश्न नंबर 7, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? ऑप्शन ए जमाली कमाली मस्जिद का, ऑप्शन बी जामा मस्जिद का, ऑप्शन सी 2.5 दिन का झोपड़ा का या ऑप्शन डी मोती मस्जिद का। बुलंद दरवाजा, इस बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। और किस उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। और जो बुलंद दरवाजा है ये जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। किसका? जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। 2.5 दिन झोपड़ा, 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो गुलाम वंश का सबसे पहला शासक था। कुतुबुद्दीन शासक। अब कहां कराया था इसने इसका निर्माण? अजमेर में। कहां पे? अजमेर में।
इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जामा मस्जिद। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 172 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। चलिए करते हैं एक एक अनुच्छेद को। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अनुच्छेद 213 यह राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। किससे? राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 172 राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। अनुच्छेद 315 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत केंद्र यानी संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन क्या संबंधित है? लोक सेवा आयोग के गठन से। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 172 राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। और राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना? 5 इयर्स का। प्रश्न नंबर 9, नए पत्ते के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की मुख्य बात करें तो इनकी गोदान, गबन, मंगलसूत्र, ईदगाह इनकी प्रमुख रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना जैसे शिरीष का फूल, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कराया था, शिरीष का फूल, अनाम दास का पौधा, इनकी प्रमुख रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी प्रमुख रचना जैसे परिमल, जूही की कली, नए पत्ते इनकी प्रमुख रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी जो प्रमुख रचना है हिम तरंगणी, युग चरण इनकी प्रमुख रचना है। तो दिए गए क्वेश्चन पूछा गया कि नए पत्ते के रचनाकार कौन है? तो नए पत्ते के जो रचनाकार हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 10, माउस के आविष्कारक थे। मैकमोहन, बी हेनरी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी डगलस एजलबर्ट। माउस के जो आविष्कारक हैं इनकी जो आविष्कार किया है ये डगलस जी के द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर का ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 11, पौड़ी जिले में स्थित मां धारी देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मालिनी नदी, ऑप्शन बी अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी रामगंगा नदी या ऑप्शन डी न्याय नदी। ये न्याय नहीं, न्यार नदी होगा, वहां पर न्यार नदी बहती है, न्यार नदी ही हो गई। तो पौड़ी में स्थित जो मां धारा देवी का मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए आप राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा।
प्रश्न नंबर 12, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए पुष्पांजलि, ऑप्शन बी मंत्री परिषद, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि को पुष्पांज और फिर छोटी ई की मात्रा आती है, यानी पुष्पांजलि ऐसे लिखा जाता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो शुद्ध नहीं होगा। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को ऐसे लिखा जाता है, यानी द के नीचे हलंत आती है, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत होगा। वाल्मीकि, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को ऐसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। अब इनमें से आपका कोई भी शुद्ध रूप है तो आप आराम से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी बृहद्रथ या ऑप्शन डी विगत शोगा। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। और यदि पूछा जाए कि शुंग वंश में कुल कितने शासक हुए, तो शुंग वंश में कुल 10 शासकों ने शासन किया, 10 शासकों ने शासन किया। अब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके की थी। किसकी हत्या करके की थी? वृद्धरथ की हत्या करके की थी। और पुष्यमित्र जो शुंग थे ये वृद्धरथ के क्या थे? सेनापति थे, सेनापति। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 14, URL में HTTPS में S का क्या मतलब है? HTTPS यानी हाइपर, T यानी टेक्स्ट, यानी ट्रांसफर, P से यानी प्रोटोकॉल, S से यानी सिक्वेयर, सिक्वेयर। तो सिक्वेयर आपका कहां दे रखा है? ऑप्शन बी में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15, गढ़वाली पलटन व पेशावर की बगावत किस पत्रिका का लेख है? यानी पुरुषार्थ पत्रिका, शक्ति पत्रिका, कर्मभूमि या महिला जागृति। गढ़वाली पलटन व पेशावर की जो बगावत है ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था लेख से? तो देखते हैं, पुरुषार्थ पत्रिका। इसके जो संपादक थे गिरिजा दत्त नैथानी थे। कौन थे? गिरिजा दत्त नैथानी जी थे। और पुरुषार्थ पत्रिका में एक लेख लिखा गया था जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था, एक गोली के 3 शिकार, कूली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। शक्ति पत्रिका, शक्ति पत्रिका का जो संपादन किया था ये बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था। किसके? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था। कर्मभूमि, कर्मभूमि पत्रिका का जो संपादन है ये भैरव दत्त धूलिया, भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा किया गया था। किसके? भक्त दर्शन के द्वारा किया गया था। और महिला जागृति, महिला जागृति जो पत्रिका है ये तुलसी देवी के द्वारा निकाली गई थी। किसके?
तुलसी देवी के द्वारा निकाली गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि गढ़वाली पलटन व पेशावर की बगावत किस पत्रिका का लेख है। तो गढ़वाली पलटन व पेशावर की बगावत जो लेख प्रकाशित हुआ था ये कर्मभूमि पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि ऐसा कानून जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उन्हें कम करता है उस सीमा तक शून्य होगा। संविधान का भाग 3 और आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से 35 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13 में ये प्रावधान किया गया है यदि कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का सीमित या उनको निष्क्रिय करता है तो वह कानून बिल्कुल निष्क्रिय माना जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन 13 होगा, यानी अनुच्छेद 13 होगा, यानी उसे अमान्य माना जाएगा उस कानून को। प्रश्न नंबर 17, मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी संस्कृत। मनुस्मृति इसके जो लेखक हैं स्वयंभू मनुजी हैं, स्वयंभू मनुजी हैं। यदि इसके अध्याय की बात करें, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय हैं 12 इसके अंदर अध्याय हैं। और यदि इसकी लिपि की बात करें तो इसकी जो मूल लिपि है, मूल लिपि संस्कृत है। और यदि बात करें कि ये किस पर आधारित है, आधारित यानी आधार क्या है इसका, तो ये विधि पर आधारित है। किस पे, विधि पर आधारित है यानी कानून पर। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 18, अतीत के चलचित्र किस विधा पर आधारित है। ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी संस्मरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अतीत के चलचित्र ये जो रचना है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसके लिए मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा के लिए। किसके लिए, यामा के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था इन्हें यामा के लिए। और किस वर्ष मिला था, तो किस वर्ष मिला था, वर्ष 1982 में, वर्ष 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अतीत के जो चलचित्र है इनका एक संस्मरण है। क्या है, इनका संस्मरण है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 19, एमएस एक्सेल क्या है। इमेज एडिटर है, डाटाबेस है, वर्ड प्रोसेसर है या सेपरेट शीट है। आपने देखा होगा जो एमएस एक्सेल की जो शीटें होती हैं उसमें कॉलम और रो बने होते हैं, कॉलम और रो बने होते हैं ऐसे। यहां पर ABCD ऐसे लिखा रहता है और यहां 1 2 3 और 4 ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या है, एक सेपरेट शीट है। क्या है, ये एक सेपरेट शीट है, सेपरेट शीट। तो एमएस एक्सेल क्या है, एक सेपरेट शीट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 20, पंचाचूली किन नदियों के बीच में है। ऑप्शन ए गौरीगंगा और धौलीगंगा, ऑप्शन बी सरस्वती और धौलीगंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा और गौरीगंगा, ऑप्शन डी सरयू और गौरीगंगा। पंचाचूली जो पर्वत है
ये पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में है। और किनके बीच है? तो ये गौरी गंगा व दारमा गंगा या फिर धौली गंगा भी कह सकते हैं, धौली गंगा के बीच में है। तो इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। प्रश्न नंबर 21, आंधी और इंद्रजाल हिंदी के किस महान साहित्यकार की प्रमुख कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंधी और इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी। अब आप समझ गए होंगे कामायनी किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इन्हीं की रचना एक आंधी भी है और एक इंद्रजाल भी है। इंद्रजाल भी है। तो इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए, मोहर पर बनी आकृति को योग मुद्रा में बैठे हुए और जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। पॉइंट 2, इन मोहरों से संबंध साबित होता है कि सिंधु घाटी के लोग वैदिक रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की। किसकी? सेलखड़ी की। और इनकी मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित होता है? वर्षभ का और पीपल के वृक्ष का। पीपल के वृक्ष का। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की मोहरों पर बनी आकृति को योग मुद्रा में बैठे हुए और जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया। बिल्कुल ठीक है। जो पशुपति मोहरे हैं इनकी उन मोहरों में योग मुद्रा में बैठा हुआ और जानवरों से घिरा हुआ को दिखाया गया है। ये आपका बिल्कुल राइट होगा। पॉइंट 2 कहता है इन मोहरों से साबित होता है कि सिंधु घाटी के लोग वैदिक रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे। ये आपका गलत होगा। इस मोहरों से यह साबित नहीं होता कि जो सिंधु सभ्यता या घाटी के जो लोग थे, सभ्यता के जो लोग थे, वो भगवान शिव की पूजा करते थे वैदिक रूप से, यानी पशुपति मोहर के हिसाब से। तो इसका आपका ये ऑप्शन तो गलत होगा। इसलिए आपका राइट आंसर है आपका केवल एक, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है ये 62 वर्ष है। किसकी? 62 वर्ष है। और 65 वर्ष ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति से संबंधित है। और 62 वर्ष जो आयु है ये सेवानिवृत्ति है उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 24, एमएस वर्ल्ड में पेज की ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? एमएस वर्ल्ड में जो पेज होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट मतलब ऐसे जो खड़ा हुआ होता है। एक ओरिएंटेशन होती है कि लैंडस्केप जो लैंडस्केप होती है वो इस पोजीशन में होती है। तो इसकी केवल 2 ही ओरिएंटेशन होते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 25, अगस्त 2025 में गंगोत्री मार्ग पर स्थित उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुए भूस्खलन से बचाव के लिए प्रयुक्त हेलीकॉप्टर MI-17 या और फिर चिनूक
गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी में जो धराली क्षेत्र है वहां पर 5 अगस्त यानी 5 अगस्त को बादल फटने से खीर गंगा जो नदी है, खीर गंगा नदी का स्तर जो है वो बढ़ गया था, जिसके कारण पानी के साथ साथ मलबा भी नीचे बहकर आया था, जिसमें धराली क्षेत्र में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। और इस संकलन से बचाव के लिए जो हेलीकॉप्टर प्रयुक्त किए गए थे, ये MI-17 भी प्रयुक्त किया गया था और चिनूक भी प्रयुक्त किया गया था। इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। एक और दोनों इनके लिए प्रयोग किए गए थे। प्रश्न नंबर 26, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? ऑप्शन है आ, ई, औ, अरे। बी अ, ई, औ, ऋषि। सी अ, ई, बड़ी ई और ई। और डी अ, ई, ओ और ई। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जो एक मात्रिक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ह्रस्व स्वर कैसे होते हैं, एक मात्रिक होते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? एक छोटा आ, एक छोटी ई, एक छोटा औ और एक ऐसे। तो इसलिए दिए गए आपके ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर अ, ई, औ और ऋषि होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट बिल्कुल होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्न युद्धों को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए तक्कोलम का युद्ध, अरबेला का युद्ध, त्राइन का युद्ध, हाइडेस्पेसस का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध ये राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में हुआ था, और ये जो हुआ था ये 948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 948 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? चोल और राष्ट्रकूट। अरबेले का युद्ध ये 331 ईसा पूर्व हुआ था। 331 ईसा पूर्व हुआ था। और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और ईरानी शासक था एक दारा तृतीय। दारा तृतीय। त्राइन का युद्ध जो बहुत फेमस युद्ध है, ये 1192 में हुआ था। 1192 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बीच में। हाइडेस्पेसस का युद्ध ये युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। और किनके बीच हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच। तो पहला युद्ध कौन सा हुआ आपका? पहला युद्ध हुआ आपका अरबेला का युद्ध, यानी 331 ईस्वी में, यानी बी। उसके बाद हाइडेस्पेसस का युद्ध यानी डी। उसके बाद तक्कोलम का युद्ध यानी 948 ईस्वी में, यानी ए। उसके बाद त्राइन का युद्ध यानी 1192 में, यानी सी। तो ये कहां दे रखा है? बी, डी, ए, सी। ए, सी, बी ये गलत है, ये भी गलत है, ये तो गलत है ही गलत है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी, डी, ए, सी हमारे मैच कर रहा है इससे, तो बी, डी, ए, सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? कैबिनेट मिशन 3 सदस्य समिति थी। एक 3 सदस्य समिति थी, और ये भारत में 24 मार्च 1946 में पहुंचा था। और स्थान की बात करें कहां पहुंचा था? दिल्ली।
तो आपका सही ऑप्शन, आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मार्च 1946। प्रश्न नंबर 29, भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी परम 8000 या ऑप्शन डी निकोलस। भारत द्वारा निर्मित जो पहला कंप्यूटर था ये सिद्धार्थ था। ये पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। और भारत द्वारा निर्मित जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 30, गैरसैंण का नाम चंद्रनगर किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, ऑप्शन बी नारायण दत्त तिवारी के द्वारा, ऑप्शन सी काशी सिंह एरी के द्वारा या ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। गैरसैंण को जो चंद्रनगर नाम दिया गया था ये काशी सिंह एरी के जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने के लिए पूरे के पूरे संभावित रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली जो आगामी वीडियो हैं आपको समय पर मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहे। अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।